नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिला लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देहात का एक थाना है माल। तारीख थी 3 नवंबर 2025। थाना माल के बशहरी गांव के निवासी राजपाल उर्फ होरीलाल सुबह अपने बाग की जुताई के लिए अपना ट्रैक्टर लेकर बाग में पहुंचे। बाग के एक कोने से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। राजपाल उस दुर्गंध की दिशा में ये देखने के लिए कि जहां वो जुताई करने आ रहे हैं या जुताई करने पहुंच गए हैं, वहां पर हो सकता है किसी पशु की पहले से ही मृत्यु हुई हो, जिसके कारण ये दुर्गंध आ रही है। उसे पहले हटा दिया जाए, उसके बाद जुताई का काम शुरू किया जाए। जैसे जैसे दुर्गंध की तरफ बढ़े, दुर्गंध तेज होती गई और अंदाज लग गया कि इसी झाड़ी के भीतर से दुर्गंध आ रही है। नज़दीक पहुंचे तो वो अवाक रह गए। वहां एक नग्न महिला का शव पड़ा था। बुरी तरह से सड़ा हुआ, कीड़े रेंग रहे थे। शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कपड़ों को नोच के बाहर फेंका गया हो। यानी कहा जाए तो लगभग नग्न अवस्था में वो लाश वहां पड़ी हुई थी। वहां से भागे, जोर जोर चिल्लाए, गांव इकट्ठा हुआ। गांव के लोगों ने थाना माल पर सूचना दी। थाना माल से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी उसको देखा, अपने थाने पर इत्तला की और फोर्स बुलाई गई। हेडक्वार्टर से एफएसएल की टीम बुलाई गई, फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई, क्राइम ब्रांच के लोगों को बुलाया गया। महिला की बात थी, प्रदेश की राजधानी थी। सारे लोग इकट्ठा हो गए। महिला की पहचान उस समय तक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लाश की स्थिति से उसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि लाश लगभग पूरी तरह से सड़ चुकी थी। खैर, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। एफएसएल वालों ने पहले उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फुटप्रिंट और जो और छोटे मोटे काम हैं कि आसपास कोई और चीज़ मिली हो। एक मोबाइल फ़ोन भी वहाँ मिल गया। इस तरह से पुलिस को जो चीज़ें मिली उनकी फ़र्द बना के जो रिपोर्ट बनती है कब्जे में लिया गया और लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लगभग इसी समय में शहर का एक थाना है दुबग्गा। दुबग्गा अपनी मंडी के लिए बहुत पुराने ज़माने से मशहूर है। दुबग्गा एक मंडी है, अनाज की भी मंडी है, सब्जी की भी मंडी है। और शहर का जहाँ अंत होता है लगभग वहाँ पर ये दुबग्गा की मंडी है। दुबग्गा थाने में दुबग्गा मंडी के पास का रहने वाला एक व्यक्ति राजू गुप्ता, तारीख वही 3 नवंबर 2025। राजू गुप्ता वहां पहुंचा और उसने बताया कि साहब, मेरी पत्नी पूजा गुप्ता, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, वो 3 दिन से घर से लापता है। उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। उधर वहाँ लाश मिली। लाश को कब्जे में लेके उसकी पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, इसकी तैयारी या इसकी कार्रवाई थाना माल की पुलिस कर ही रही थी। तभी ये सूचना लेकर, गुमशुदगी की सूचना लेकर राजू गुप्ता दुबग्गा थाने पर पहुंचा। जहां ये लाश मिली थी वहां से करीब करीब 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये। 10 मिनट 15 मिनट पहले ही इस तरह की अज्ञात महिला की लाश होने की सूचना वायरलेस पर प्रसारित हुई थी। वायरलेस पे प्रसारण का भी एक तरीका है, जैसे 112, यानी जो कंट्रोल रूम है, क्विक रिस्पांस के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, प्रदेश भर में एक ही नंबर है, बल्कि अब तो देश भर में इमरजेंसी नंबर 112 ही है। 112 पे सूचना गई, 112 की गाड़ी पहुंची, थाने को इत्तला हुई, थाने वाले सब पहुंचे और फिर
थाने के मौजूद सब इंस्पेक्टर या थाने से इंस्पेक्टर ने ये सूचना कंट्रोल रूम को भेज दी कि एक लाश, संभावित उम्र फलां, इसके पास इस कलर का शलवार, इस कलर का सूट, या अगर कुछ नहीं मिला है तो शरीर पर जो पायल है या कोई गहने नहीं है, कोई तिल का निशान, कटे का निशान, मोटा शरीर, पतला शरीर, जो भी पहचान के चिन्ह हो सकते हैं वो कंट्रोल रूम को बताए जाते हैं। और कंट्रोल रूम जिले के सभी थानों को एक एक करके प्रेजेंट करता है और फिर जब सारे लोग अपीयर हो जाते हैं तो एक साथ इस सूचना को नोट करता है, नोट कराता है कि एक अज्ञात महिला की लाश, उम्री फलां फलां, दाहिने पैर में ये, बाएं पैर में वो, कद काठी, मजबूत कद काठी या दुबली, बुरी तरह से सड़ी हुई, लाश के पास ये चीज़ें बरामद हुई। अगर किसी थाने पर इस महिला के बारे में कोई गुमशुदगी या कोई सूचना हो तो कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। फिर वो पूछता है, कंट्रोल रूम वाला, सबने नोट कर दिया, और फिर एक एक करके सबकी उपस्थिति लेता है कि थाना फलां आपने नोट किया, तो उन्होंने कहा कि यस नोटेड। अगला, ताकि कल को ये कोई न कहे कि साहब आपने पढ़ाया था, उस समय जब आप ये मैसेज पढ़ा रहे थे मैं उस समय सब्जी लेने गया था। तो जब सारे थाने उसको नोट कर लेते हैं उसके बाद फिर तब ये मैसेज क्लोज किया जाता है कि अब ये मैसेज समाप्त, अगले मैसेज की प्रतीक्षा करिए। तो 10 मिनट पहले ही इस अज्ञात महिला के लाश के पाए जाने की सूचना थाना दुबग्गा पर भी नोट हुई थी। जैसे ही वो राजू गुप्ता आया, उसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी लिखवाई तो उससे पूछा गया क्या पहनी थी, क्या ओढ़ी थी, कैसी, कद काठी। उन्होंने कहा भाई ये तो बिल्कुल अभी अभी एक लाश मिली है थाना माल में और आम के बाग में, बशहरी गांव के, तो तुमको चलना होगा वहाँ पहचानने के लिए। लेकिन जो हुलिया बताया गया उससे राजू गुप्ता ने कहा कि लग तो यही रहा है कि ये मेरी ही पत्नी की लाश है। पुलिस ने उससे सवाल कहा कि ठीक है आज लाश मिली है, तुम्हारे मुताबिक 3 दिन पहले वो गायब हुई थी, तुम 3 दिन कहाँ थे? 3 दिन, अब जिसकी पत्नी गायब होगी वो रात दिन एक कर देगा, तुम 3 दिन तक आए ही नहीं, किसी को सूचना नहीं दी। थाने पे ये भी पूछते हैं किसी को बताया? उसने कहा नहीं साहब किसी को नहीं बताया। पास वाली फला चौकी पे गए थे? नहीं साहब वहाँ भी नहीं गए थे। रास्ते में जो पिकेट पे सिपाही बैठे हैं उनको बताया था? नहीं साहब उनको भी नहीं बताया था। जब सब पूछ लेते हैं फिर कहते हैं ये बताओ 3 दिन बाद क्यों आए, 3 दिन क्या करते रहे? वो कहें साहब वो फला रिश्तेदारी में गया था, ढिकाना रिश्तेदारी में गया था, वहाँ गया था, वहाँ गया था। तो बोले रिश्तेदार ही ढूंढ लेंगे, पुलिस का भी कुछ काम है, क्यों थाना बना है, क्यों पुलिस बनी है, क्यों चौकी बनी है, क्यों चौराहे चौराहे पर पिकेट के सिपाही बैठे होते हैं, क्यों गश्त वाले सिपाही 112 वाली गाड़ियाँ 24 घंटे घूमती रहती हैं, तुमने रोक कर किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? जो वो जवाब दे रहा था राजू गुप्ता, उससे पुलिस को शक होने लगा। उसके उल्टे सीधे जवाब, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, उसका ये बताना कि अरे साहब हो जाता है कभी कभी, इस तरह की बातें जब वो करने लगा और फिर ये कहा कि साहब हमारी गुमशुदगी लिख ली गई है, मैं जाऊं? बोले करना बिल्कुल नहीं जाओगे, गाड़ी पर बैठो, पहले लाश की पहचान करो। पुलिस वहाँ से उसको थाना माल के उस स्थान पर ले गई। लाश तब तक सील होने की प्रक्रिया में थी और फिर उसको जो फ़ोटो वहाँ पर खींची गई थी वो सब दिखाई गई। उसने पहचान लिया कि ये मेरी पत्नी पूजा गुप्ता ही है। खैर पुलिस उसकी पहचान करा के वहाँ से फिर थाना दुबग्गा पर ले आई, उससे पूछताछ शुरू की। जो आदमी पत्नी की गुमशुदगी लिखाने गया है, यानी लिखा पढ़ी में वो ये कह रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ गई मुझे नहीं पता, वो कैसे आगे और कोई चीज़ बताएगा? यही कहेगा साहब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये वो वहाँ कैसे पहुँची और वहाँ उसकी हत्या किसने की, वहाँ उसकी लाश कैसे पहुँच गई। लेकिन फिर पुलिस, तो पुलिस ने फ़ौरन अपना काम शुरू कर दिया।
पहले तो ये पता करना शुरू किया कि इस लाश तक पुलिस पहुंची कैसे, लोग कैसे पहुंचे। तो पता लगा कि किसान राजपाल उर्फ होरी लाल जब अपनी जुताई के लिए पहुंचे, उन्होंने वहां पर लाश देखी तो उन्होंने अपने ग्राम प्रधान रणबीर सिंह उर्फ पम्मू सिंह को फ़ोन से सूचना दी। शोर भी मचाया, लोग आए और उनको सूचना दी और उन्होंने फौरन थाने को सूचना दे दी और तभी थाने की पुलिस वहां पर आ गई। यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, पहली बार देखकर सूचना देने वाले उसी गांव के किसान थे। ऐसा नहीं था कि किसी दूसरे ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसका उस अपराध में शामिल अ, होने का शक हो, किसी दूसरे ने ये सूचना नहीं दी थी। तो बहरहाल इंस्पेक्टर दुबग्गा अभिनव कुमार अ, ने उससे पूछताछ शुरू की और उन्होंने ये बताया कि इसके हाव भाव, पूछे गए सवालों के जवाब, इन सब से ही ये पता लग रहा था कि कुछ न कुछ ये छिपा जरूर रहा है। बहरहाल सारे लोग, मैंने बताया कि फॉरेंसिक की टीम ये सब पहुंच गए थे और इसी बीच में शव के बगल में एक मोबाइल मिल गया था। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लिया और फिर जांच में जब वो राजू गुप्ता भी आ गए तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि पिछले 2 साल से दुबग्गा मंडी के पास किराए के एक कमरे में अपने पति राजू के साथ मृतका रहती थी। ये भी बताया गया कि ये उसका दूसरा पति है। इसके पहले पति सुरेश की 5 साल पहले हत्या हो गई थी और उस हत्या के अपराध में, ये हत्या इसी पूजा ने कारित की थी, इसी पूजा ने की थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 1.5 साल तक जेल में रही थी और फिर वही अदालतों में जो दुहाई दी जाती है कि साहब 1.5 साल से बंद है, महिला है, ऐसा है, वैसा है। 1.5 साल बाद वो जमानत पर बाहर आई थी और पिछले करीब 2 साल से उसके साथ दुबग्गा मंडी के पास एक किराए के मकान में रहती थी। 31 अक्टूबर को वो घर से निकली थी। उसके बाद वो लापता हो गई और उसका शव दुबग्गा से करीब 25 किलोमीटर दूर थाना माल के इलाके में मिला था। हत्या से पहले संघर्ष के निशान फॉरेंसिक टीम ने वहां रिकॉर्ड किए थे। टूटी हुई चूड़ियाँ, हाथ पैर मारने के निशान, संघर्ष के निशान, टूटी हुई झाड़ियों की डालियाँ, उसके पत्ते, उसे देखकर लगता था कि वहाँ पर कुछ संघर्ष हुआ है और कपड़ों के अस्त व्यस्त होने से ये अंदाजा हुआ कि यहीं पर इस महिला की हत्या की गई है। हत्या से पहले जो भी हत्यारे रहे होंगे उससे उसका संघर्ष भी हुआ है। महिला के शरीर, गले, पेट, पीठ, चेहरे और हाथ पैर पर चोटों के गंभीर निशान हैं। ऐसे में पुलिस ने भी यही आशंका जताई थी कि कोई परिचित उसे वहां लेकर, यानी घटनास्थल पर लेकर पहुंचा था और फिर घटना को अंजाम दिया गया था। खैर, पुलिस का ये शक सही भी साबित हुआ। पुलिस ने राजू गुप्ता को गिरफ्तार किया। राजू गुप्ता से जब विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई, उसके बाद फिर उसने हत्या की बात बताई। हालांकि वो ना नुकर करता रहा और अभी भी 3 दिन पहले की बात है, पुलिस इसमें आगे की विवेचना कर रही है। पुलिस का भी ये मानना है कि इस तरह से, जिस तरह से वहाँ संघर्ष के निशान मिले हैं, उसे लगता है कि एक से अधिक लोग इस हत्या में शामिल होंगे। डीसीपी जी के चौधरी, गोपाल कृष्ण चौधरी, आपने उनके इंटरव्यू तमाम देखे होंगे और क्राइम में अच्छी रुचि रखने वाले नए यानी यंग अधिकारी हैं। उन्होंने भी यही बताया कि अभी और आगे की जांच और विवेचना चल रही है कि ऐसा तो नहीं है कि इस हत्या में और भी पति के अलावा भी लोग शामिल रहे हों। डीसीपी जी के चौधरी ने ही प्रेस को ये ब्रीफ किया कि उसकी पहली शादी संदना सीतापुर के निवासी सुरेश से हुई थी। 5 साल पहले उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के आरोप में ये जेल गई थी और जेल 1.5 साल जेल में रहने के बाद ये छूटी और छूटने के तुरंत बाद इसने राजू गुप्ता से शादी कर ली थी। आज की घटना देखिए, जिसकी हत्या हुई, जिस महिला की, वो अपने पहले पति की हत्या में जेल गई थी। जेल से बाहर आते ही उसने दूसरी शादी कर ली। इसी बीच जो अब तक की विवेचना से पता लग रहा है कि इसी बीच उसका किसी तीसरे से भी
उसका मिलना जुलना आना जाना शुरू हो गया और ये भनक उसके वर्तमान पति यानी दूसरे पति को लग गई। और उसको भी ये डर सताने लगा कि इसके पहले पति का जो हश्र इसने किया था, अब शायद मेरा भी नंबर आ गया है। इसलिए उसने उसका कतई ज़िक्र नहीं किया कि फलाँ के साथ तुम देखी गई थी, कहाँ गई थी, कैसे गई थी, लोग क्या कह रहे हैं, कतई बिल्कुल ज़िक्र ही नहीं किया, बल्कि पहले से ज़्यादा प्यार जताना शुरू किया, ताकि उसको किसी तरह का शक न हो कि उसको यानी पति को पत्नी के बारे में कुछ और बातें पता लगी हैं। फिर एक दिन मौका मिल गया, साजिश कर ही रहा था। हो सकता है अब जब तक पुलिस बाकी लोगों के बारे में न बता दे कि और कौन कौन शामिल हुआ था, तो ये मान के चलना चाहिए कि राजू ने अकेले ही यह हत्या की होगी। फिर एक दिन मौका लग गया और उसने उसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जहाँ लाश फेंकी उसने, उसी के आसपास वो मड़राता रहा, घटना वाले दिन से ही, कि पुलिस की एक्टिविटी का पता लगता रहे। जैसे ही उसे ये लगा कि ये पुलिस उसी तरफ रुख कर रही है, बाग की तरफ, यानी पुलिस को सूचना हो गई है, वो वहाँ से भाग के अपने थाने दुबग्गा पहुँच गया और वहाँ उसने पत्नी की गुमशुदगी लिखाने के लिए अपनी तरफ से पूरी चालाकी से गुमशुदगी की सूचना थाने पर उसने बतानी शुरू की। लेकिन उसकी इसी हरकतों के कारण पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने गुमशुदगी तो लिख ली और फिर उसको घर नहीं जाने दिया। उसने कहा नहीं, तुम घर नहीं जाओगे। उसे अपने साथ ले गई, शव की पहचान कराई और फिर थाने पर लाकर शुरुआती हल्की फुल्की पूछताछ के बाद कुटम्मश शुरू की। जैसे ही कुटम्मच शुरू हुई, उसने सारी बातें बता दी, लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कराया है, मैं चाहता था कि ये मर जाए, मैं चाहता था कि इसकी हत्या हो जाए, वरना मैं किसी दिन मारा जाऊंगा। और जिसके लिए वो कहता है कि जिससे उसने ये हत्या कराई है, उसका नाम पता वो कहता है नहीं जानता है। बहरहाल वो बचने के लिए, मार से बचने के लिए या अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए इस तरह की बातें अपराधी करते हैं। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, अभी भी कर रही है, और ये कोशिश कर रही है ये पता लगाने की कि इस हत्या में पति राजू के साथ और कौन कौन रहा होगा या रह सकता है। अब देखिए, ये अपराध तो हत्या का हुआ, बड़ा अपराध हुआ, परिस्थितियां चाहे जो रही हों, लेकिन अपराध हत्या का हुआ। हत्या तो हत्या ही है। मृतका के बारे में अब क्या कहा जाए। मैंने कभी किसी महिला के चरित्र पर किसी अपराध घटना का जिक्र करते हुए कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, आज तक नहीं की है। सुधी श्रोता इस बात को जानते हैं, आज भी नहीं करूँगा। लेकिन जो उस पर जो परिस्थितियां हैं कि पहले पति को मार दिया, जेल गई, आते ही दूसरी शादी की, तीसरे से लगी, दूसरे को लगा कि अब हमारा भी वही हश्र होगा, फिर उसने मौका देखा। मतलब आप इससे अंदाज लगाएं, और आप स्वतंत्र हैं किसी तरह की टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं मर्यादाओं से बंधा हूँ। मैं कभी किसी के चरित्र पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, चाहे वो पुरुष हो, और महिलाओं पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी महिला के लिए जिसने पहले पति की हत्या की हो, साबित हुआ हो, जेल गई हो, 1.5 साल जेल में रही हो, जमानत पर वापस आई हो, आते ही दूसरी शादी की हो, और फिर शादी करने के बाद फिर उसके पति को ये शक हो कि अब ये तीसरे के चक्कर में पड़ गई है, मेरा भी शायद पहले वाले जैसा ही हश्र होगा, और फिर उसने अपनी सोच बना ली हो कि इसको रास्ते से हटाना ही श्रेयस्कर है। अब आप देखिए कि कैसे ये महिला ऐसा सोच सकती है। एक महिला, इसको छोड़ दीजिए, कोई महिला ऐसा कैसे सोच सकती है, कैसे रोज रोज पति बदलने की बात उसके दिमाग में आती है, या वो कैसे सोच भी सकती है। कोई
ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा लगातार हो ही रहा है। पतियों की हत्या के सैकड़ों किस्से पिछले एक ही साल में सामने आ गए हैं। बहुत इसमें से मैंने स्वयं भी आपके समक्ष बताए हैं जिनमें पतियों की हत्या हुई है। अब इसका लब्बो-लुआब ये कि समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, अपराध में पुरुष प्रधान अब नहीं रह गया है। इस पुरुष प्रधान देश में जहां अपराध पुरुषों के खाते में हमेशा जाता है, अब ऐसा नहीं रह गया है। महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है अपराध में। शायद पुराने समय में जो महिलाओं पर जाति जुल्म और अत्याचार होते थे, उसको देखते ही उसको उसी के दृष्टिकोण या उन परिस्थितियों के कारण ही एक शब्द अबला का आविष्कार हुआ। पुरातन काल में भी ऐसी बहुत सी जातियां हुई, आज़ादी के बाद भी अपने देश में ऐसी जातियां हुई, आज़ादी के पहले बहुत ढेर सारी महिलाओं पे बड़े अत्याचार हुए, बहुत बहुत अत्याचार हुए, जाति हुई, जुल्म हुए, और तभी शायद ये अबला शब्द का, अबला नारी इस शब्द का आविष्कार किया गया। लेकिन अब अबला शब्द सिर्फ शब्दकोशों तक सिमट कर रह गया है, प्रचलन में अब नहीं है। अब नहीं आपको पढ़ने को मिलेगा। साहित्यकारों की किताबों में जरूर इस अबला नारी का जिक्र होगा, लेकिन समाचारों में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया मंचों पर अबला नारी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। अब ये शब्दकोशों तक ही सीमित रह चुका है। इसलिए नारी अब सबला है, अबला नहीं है, सशक्त है, स्वतंत्र है और अच्छे के साथ साथ किसी का बुरा भी सोच सकती है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।